हाय गाइज, शिव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। उसमें 2 टॉपिक हमने कल पढ़ लिए थे। हमने अश्वमेध यज्ञ के बारे में जान लिया था, शासक कैसे बनते हैं ये हमने जान लिया था, और वर्ण व्यवस्था चालू हो गई थी। वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज का हमारा पार्ट रहेगा जनपद, क्योंकि ऋग्वेदिक में जब सबसे बड़ी पॉलिटिकल इकाई होती थी तो उसको क्या बोलते थे जन। लेकिन उत्तरवैदिक काल में जब आ गई तो बड़ी जो पॉलिटिकल इकाई होती थी उसे क्या बोलने लग गए थे जनपद। तो जनपद के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि आखिर जनपद है क्या, जनपद कैसे बनते थे, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ आपको डाउट भी रहे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपका आंसर दे सकें। आज हम जनपद पढ़ेंगे। हम इसी बुक के स्तर को लेके चल रहे हैं, इससे एक्स्ट्रा वाली जानकारी हम इस पे नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम 6 से 12 तक का अध्ययन करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे स्तर हमारा बढ़ता जाएगा, हमारी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाएं कि यह कम है या ये इससे ज़्यादा मैटर इसमें नहीं डाल रहे। हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, हमारा बेस अच्छे से पूरा हो जाएगा। और इसके बाद हम एमसीक्यू भी चालू करेंगे, जो भी हमारी कमजोरी रहेगी वो एमसीक्यू के अंदर पूरी हो जाएगी। तो आप सभी अच्छे ध्यान से पढ़ें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि वापस रीडिंग के लिए उसको याद रखना ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने लगे। पहले ऋग्वेद में क्या करते थे ये राजा, जन के राजा हुआ करते थे, लेकिन यहाँ आकर उत्तरवैदिक काल में आकर ये जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने वालों की जगह से है। जन का शाब्दिक अर्थ किससे है, जन के बसने की जगह से होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए गए हैं जो हम अभी देख लेंगे। पुरातत्व ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई भी की है, कि जो जनपद हमें मिले हैं उनकी पुरातत्व विभागों वालों ने खुदाई की थी। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एंटा के पास अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख है, जहां पर पुरातत्वविदों ने इनकी खुदाई की थी। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। वहाँ पर खुदाई मिली, वहाँ देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग झोपड़ियों में रहते थे और जानवरों पशुओं को पालते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। क्योंकि पशुपालन पहले हो चुका था, पशुपालन लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में भी हमने जाना था कि वहाँ के लोग पशुपालन कर चुके थे, तो यहाँ वाले लोगों ने भी पशुपालन किया था और वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन फसलों का ये लोग क्या करते थे, उत्पादन करते थे। ये एक दूसरा पात्र हमें दिखा गया है, दूसरा पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थैलियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। इन पात्रों में क्या मिली है, जब उन्होंने पुरातत्वविदों ने खुदाई की तब उन्हें एक यह दूसरा पात्र देखा। ये दूसरे पात्र में क्या भरी थी, इसके अंदर थैलियाँ और कटोरियाँ भरी थी। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं, पतली सतह है इनकी और सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा, कि शायद जब ये इतना बड़ा है तो बड़ा फंक्शन होता होगा, तब भोजन परोसने के लिए ऐसे दूसरे पात्र का प्रयोग करते होंगे। ये अनुमान पुरातत्वविदों ने लगाया।
लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। देखो उस समय ये पात्र दूसरा पात्र है, इस पे शिल्पकारी भी की गई है। देखो ये वाली शिल्पकारी भी की गई है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ धूसर यानी मिट्टी के रंग के, कुछ मिट्टी के कलर के होते थे और कुछ कैसे होते थे, लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। कुछ हमें क्या मिले हैं, विशेष बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। कुछ बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, उन्हें क्या कहा गया है, चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना गया है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। देखो इन बर्तनों, ये खुदाई का पात्र जो हमें मिला है, इन बर्तन पर भी ये चित्रकारी यहाँ पर की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में बने हुए हैं। सरल आकृति से इन बर्तनों के ऊपर चित्र किए गए थे और ये धूसर या लाल रंग के हमें ये यहाँ पे मिले हैं। हमने जनपद के बारे में जाना। जनपद क्या है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन समूह। जन समूह का लोग शासन करते थे, उससे वो राजा होते थे। वहाँ पर कुछ स्थान थे, वहाँ पर पुरातत्वविदों ने खुदाई की और वहाँ से कुछ दूसर प्राप्त मिले हैं। लाल रंग के और दूसरे के चित्रित मर्दमान वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ये कहानी थी जनपद की। अब आते हैं हम महाजनपद। 6वीं BC के लगभग महाजनपद का उदय होता है। तो अब हम महाजनपद के बारे में जानते हैं। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। कब? 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी कुछ इम्पोर्टेंट जनपद हो गए थे, यानी कुछ बड़े हो गए थे, उन्हें जनपद को फिर क्या लगा दिया, महान जनपद कहा। कुछ महान जनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महान जनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। महाजनपद का उदय कब हुआ था? 2500 साल पहले। क्या थे कि जनपद जो महत्वपूर्ण स्थान थे उन्हीं को, यानी बड़े थे, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा और अधिकतर महाजनपदों की क्या थी, एक ही राजधानी हुआ करती थी और इनके चारों ओर क्या थी, किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी किससे की गई थी? चारों ओर लकड़ी से, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारों से किलेबंदी की गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। इन किलों के चारों ओर चार दीवारें इस प्रकार से की गई थी कि लोगों का, पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि शायद राजाओं के आक्रमण के डर से इन्होंने अपनी किलेबंदी की होगी। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। देखो पिछले क्या करते थे कि कुछ तो क्या करते थे, पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि शायद इतनी ऊंची और ये दीवार लगाते थे तो शायद राजाओं के युद्ध के डर से अपने सुरक्षा के लिए ये किलेबंदी किया करते थे। लेकिन कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल दीवार इसलिए लगाते थे, वो अपनी सुख, समृद्धि और वैभवशाली की संपन्नता दर्शाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी वो चारों ओर ऊंची दीवारें लगाते थे। अब इसके अंदर ये मानचित्र है, इसमें कुछ जनपद, महाजनपद और नगर दर्शाए गए हैं।
इसमें क्लियर इमेज नहीं आ रही कि महाजनपद, जनपद और नगर कौन से हैं। महाजनपद, जनपद और नगर के बारे में 5 मिनट की वीडियो हम आपको एक अलग से अपलोड करा देंगे, क्योंकि इसके अंदर ये महाजनपद, मगध, अंग, वज्जी, वैशाली, ये अच्छे से इनके नाम हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसका एक अलग वीडियो हम दे देंगे जिससे कि अच्छा क्लियर हो जाएगा। शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। यानी अगर वो चारों ओर ऊंची दीवारें, किलेबंदी कर लेते थे तो क्या करते थे, उसके अंदर जो रहने वाले लोग थे उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना आसान हो जाता था, सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी कि भाई इतना बड़ी दीवारें बनाएंगे, इतनी चारों ओर एरिया में बनाएंगे तो क्या है, इसकी बड़ी योजना भी बनानी पड़ेगी। तो इनकी बड़ी योजना बनाने की भी आवश्यकता थी, यानी व्यापक योजना बनाने की भी आवश्यकता थी, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था। कोई एक मकान या कोई छोटा काम है नहीं कि थोड़े से काम से हो जाए, ये इतना बड़ा काम था, इसलिए अधिक ईंटें, अधिक लोगों की आवश्यकता की वह श्रमिक वहाँ पर काम करेंगे, और पत्थरों के भी इंतजाम करना इनको पड़ता था, अधिक आवश्यकता होती थी। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के ने इसके लिए अथक प्रयास किया, यानी बहुत मेहनत इसके लिए की। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, भाई इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी इनको पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। पहले क्या करते थे, राजा एक क्षेत्र तक सीमित रहते थे, पूरा जनसमूह है उनके साथ रहता था, लेकिन यहाँ आकर राजा क्या करते थे, अपने साथ सेना भी रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, यानी सेना रखते थे, सेना को वेतन देते थे और वेतन देकर उनको पूरे साल वहाँ पर रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के देखने को मिलता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि आहत सिक्कों के बारे में, आहत सिक्के हमें वहाँ देखने को मिले हैं, क्योंकि कुछ सिक्के हमें वहाँ से प्राप्त हुए, तो हम इसके बारे में जान सकते हैं कि वहाँ आहत सिक्के भी प्राप्त हुए होंगे। आहत सिक्कों के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं के किस नाम से भिन्न थे, यानी महाजनपदों के राजा और ऋग्वेदिक, इन दोनों राजाओं में क्या अंतर थे, क्या भिन्नता थी, ये हम देखते हैं। ये देखो, ये इतनी ऊंची ऊंची दीवारें ये लोग चुनते थे। ये देखो इतनी ऊंची दीवारें, ये कहाँ मिली है हमें, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। कौशाम्बी पहले नाम था, अब कहाँ है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ, इलाहाबाद के पास, ये हमें वहाँ पे मिली है। ईंट की दीवारों को यहाँ पर अवशेष हमें मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ऐसे वहाँ पर दीवार बनाई जाती थी ऊंची, ये देखो कितनी ऊंचाई पर ये दीवार बनाई जाती थी। तो ऐसे संभवतः ईंटों की दीवारें उस समय बनाई जाती होगी। अब जनपद और महाजनपद देखें, उनकी कर व्यवस्था कैसी थी। कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। महाजनपदों के राजा क्या थे, विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। भाई विशाल किले बनवाएंगे, विशाल सेना रखेंगे, तो उनके लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें क्या करने पड़ेंगे, इसके लिए उनके श्रमिक भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए, तो इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी।
कर्मचारी भी ही उन्हें आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ऋग्वेद में क्या था कि वहाँ पर कर वसूलने का कार्य नहीं था। क्या करते थे, वो उपहार लेके आते थे और उस उपहार को राजा को देते थे। उससे क्या थे कि राजा उनकी जो कार्य करते थे वो उनसे करवाते थे। लेकिन महाजनपद में आकर क्या हुआ कि ये लोग इनके किले बनवाने लगे, सेना भी रखते थे और प्रचुर संसाधन की भी आवश्यकता इनको होने लगी थी। तो इन सब को करने के लिए इनको आवश्यकता होती थी कर्मचारियों को रखने का ही। तो कर्मचारियों को रखेंगे तो उनको वेतन भी देना पड़ेगा, और वेतन ये देंगे तो जो पहले उपहार दिए जाते थे उनसे उनका काम नहीं चल सकता था। इसलिए यहाँ पर महाजनपद में कर व्यवस्था चालू कर दी गई थी। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण कर थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ फसलों पर महत्वपूर्ण कर लगाए थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। उस समय क्या थे, अधिकांश लोग कृषक थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। क्या करते थे, अधिकांश लोग क्या थे, कृषक थे, खेती करते थे। तो अधिकांश लोग खेती करते थे, तो राजाओं ने क्या किया कि फसलों पर कर लगा दिया, और फसलों का उपज का कितना भाग उन्हें कर को देना पड़ता था, 1/6वां हिस्सा उन्हें कर के रूप में दिया जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, फसलों पर तो लगाए गए, साथ में कारीगरों के ऊपर भी लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। यानी जो ये कारीगर होते थे, बुनकर होते थे, लोहार होते थे, सुनार होते थे, तो इनके लिए क्या कर लगाया गया कि आप 1 महीने के अंदर 1 दिन आप राजा के यहाँ कार्य करेंगे। और पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में भी कर देना पड़ता था, कि जो पशुपालन पालते थे, जानवर ये पालते थे, उनसे जो सामान उत्पादन होता था उसके लिए भी इन्होंने कर लगा दिया। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखिर यानी शिकारी तथा संग्राहक यानी इकट्ठे करने वाले को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। यानी यहाँ आकर जैसे ऋग्वेदिक में लोगों पर इतने पाबंदी नहीं थे, वो अपना जीवन अच्छे से जी सकते थे, इतना उन्हें नहीं दिया जाता था। वो अपने हिसाब से ही उपहार लेके जाते थे, उनसे कोई नियमित कर वगैरह नहीं लिया जाता था। लेकिन महाजनपद में आते आते क्या हुआ कि इन सब लोगों को कर के अंदर बांध दिया गया, जिससे इनकी जीवन व्यवस्था बिगड़ी। एक तो ये पहले ही वर्ण व्यवस्था में बंध चुके थे, उसके बाद वर्ण व्यवस्था में तो बंधने के बाद यह इन करों के अंदर भी बंध गए, तो इनकी व्यवस्था और भी स्थिति और भी खराब होने लगी, क्योंकि जो फसल उगाएंगे उनमें भी 1/6 इनको देना पड़ता था। जो कारीगर, कृषक, बुनकर, शिल्पकार जो भी होते थे उनको भी एक कर के रूप में 1 दिन उन्हें वहाँ कार्य करने जाता था। पशुपालन से जो उत्पादन करेंगे उससे भी कर देते थे। व्यापारी के खरीदने और बेचने पर जो होता था कर लगता था उसका भी कर, और जो शिकारी करते थे यानी कुछ जंगलों से सामान इकट्ठा करते थे वो भी सामान इन्हें देना पड़ता था। तो महान जनपद में आते आते इनकी स्थिति निम्न सी होने लग गई थी। फिर है कृषि परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन की ऐसे ये चीज़ें आने लगी, तो कृषि में क्या परिवर्तन होने लगे। कृषि में परिवर्तन ये हम कल पढ़ेंगे कि कृषि में आखिर क्या क्या परिवर्तन होने लगे। भी इतने सब कर उन्होंने तय कर दिए थे, इसके बाद फिर कृषि में क्या परिवर्तन हुए, उनकी उपज खेती में क्या बड़े परिवर्तन आए। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा?
आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कुछ डाउट है तो हम उसका आंसर दे सकें। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।